नमस्कार सिविलियंस, वेलकम बैक। आप सब होमोसेपियंस हैं, विकसित मानव। होमोसेपियंस जो हम लोग की प्रजाति है, इसका वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। ये विकसित मानव होता है। विकसित मानव में शब्द आया विकसित, मतलब आप विकास कर चुके हैं और विकास की रास्ते पे आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, विकास हो रहा है। तो ये विकास शब्द जो है, यही हमारा केंद्र बिंदु है आज का। आज हम बात करेंगे कि मानव अपने विकास के रास्ते पे कैसे आगे बढ़ा। जो बढ़ रहा है तो वो क्या स्वतः कर रहा है कि कुछ चीज़ों का उपयोग कर रहा है। जैसे आप इस समय अपने वीडियो पे ये क्लास ले रहे हैं, हमको देख रहे हैं, आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो एक विकास का एक पायदान है। इसको आपने जो हासिल किया, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें उपयोग में लाई आपने। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है, आप उसमें कुछ लाउड स्पीकर नाम का एक यंत्र लगा हुआ है जो आवाज़ दे रहा है, स्क्रीन लगी है एलईडी जो कि आपको चित्र दिखा रही है, मेरे हाथ में यह पेन है, ये कैमरा, ये स्मार्ट बोर्ड, ये सब क्या है? ये सब कुछ साधन हैं जो हमारे विकास में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, हमको आगे विकसित कर रहे हैं, हमारे विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही साधन बच्चों आपके होते हैं, जो साधन आपके विकास में सहायक सिद्ध होते हैं, आपको विकास की राह पे आगे बढ़ाते हैं, वही होते हैं संसाधन, रिसोर्स। व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्स वह साधन, वो वस्तुएं होती हैं जो कि आपको विकास के मार्ग में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक, तो संसाधन समझ गए आप, जो आपको विकास की राह पे आगे बढ़ाएं, आपका साथ दें, आपको ऐसे कुछ वस्तु जो आपको विकास के मार्ग में साधक हों, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन प्राकृतिक भी हो सकता है, अप्राकृतिक भी हो सकता है। अभी हमने जो चर्चा किया यह अप्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित है। ये पेन प्लास्टिक की बनी है, हमने आपने बनाया है, हमारे किसी प्रजाति के किसी वैज्ञानिक ने बनाया, किसी इंजीनियर ने बनाया। ये लैपटॉप, मोबाइल, ये सब मानव निर्मित है। लेकिन साथियों, इसी के साथ ही कुछ प्रकृति प्रदत्त भी संसाधन हैं, जैसे कि आप सांस भी ले रहे हो, आप जल भी पीते हो, आप फल भी खाते हो, अनाज खाते हो। यह सब क्या है? यह सब प्राकृतिक संसाधन है ना। अब प्राकृतिक संसाधन साथियों कई प्रकार के होते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन आपके नवीकरणीय होते हैं, रिन्यूएबल होता है, जो कि पुनः वापस अपने रूप में आ जाए। कुछ अनवीकरणीय होता है, जो एक बार नष्ट हो गया तो नष्ट हो गया। जैसे कि कोयला, कोयला प्रकृति ने आपको दिया है, प्राकृतिक संसाधन है जो आपको ऊर्जा देता है। एनटीपीसी में आज भी भारत में सर्वाधिक ऊर्जा थर्मल पावर है, तापीय ऊर्जा है। एनटीपीसी में जो तापीय ऊर्जा बनती है, सब ज्यादा शेयर उसी का है ऊर्जा में। अब उसमें जो कोयला जल गया, कोयले का दहन हो गया, ऊर्जा निर्मित होगी, तो कोयला पुनः नहीं आने वाला है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यह सब क्या है? यह एक बार अगर वो जल गया तो दोबारा नहीं आने वाला है। लेकिन कुछ ऊर्जा फिर से आ जाती है, जैसे कि वायु ऊर्जा। आपने विंडमिल, पवन चक्की चला लिया वायु से, तो उसके पीछे भी अगर पवन चक्की लगी है तो वो भी चल जाएगी। आपने एक बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न किया, तो उसके बाद जो दूसरा बांध होगा वहां से पुनः उसी जल के कण से फिर से विद्युत बन जाएगा। टरबाइन घूमेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में टरबाइन घूमती है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, विद्युत उत्पन्न हो जाती है। जल से हुआ जल विद्युत हो गया, है ना। खैर, ये सब आगे के टॉपिक्स में। अभी वापस आते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है जो आपके मुख्य परीक्षा पेपर 1 में ज्योग्राफी पार्ट में पहला टॉपिक वर्णित है कि यूपीएससी के सिलेबस में सीधे सीधे है कि विश्व के प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, यूपीपीसीएस के सिलेबस में है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। ध्यान दीजिएगा, यूपीपीसीएस ने आपको थोड़ा सा आराम दे दिया, उसने केवल वितरण पे फोकस किया है। हाँ, तो पहले हम उसके बारे में जान लेंगे, तो फिर वितरण भी देखेंगे, वितरण पे ज्यादा फोकस कर देंगे। दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी, यूपीएससी की भी, यूपीपीसीएस की भी। आगे टॉपिक में दिया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के विशेष संदर्भ में, साथ ही दक्षिण एशिया के विशेष संबंध में दो क्षेत्रों पे विशेष बल देना है, दक्षिण पूर्व एशिया पे और दक्षिण एशिया पे। साथ ही ब्रैकेट में दिया है कोष्टक में भारत। इसका मतलब मुख्य रूप से भारत पे आपको ज्यादा अध्ययन करना होगा, भारत पे क्वेश्चन की संभावना ज्यादा है। भारत अपना देश है, भारत में तो आपको नौकरी करना है। और चूंकि यूपीपीसीएस देना है तो उत्तर प्रदेश नहीं मेंशन है,
लेकिन यूपी वाले टॉपिक में सिंचाई वगैरह मेंशन है तो वो इसी का भाग बन जाता है, जल संसाधन का ही। लेकिन वहां पर हमको यहाँ पे यूपी को भी साथ में देखते हुए चलना होगा। इससे क्या होगा कि मान लो क्वेश्चन आया है जनरल भारत पे, लेकिन आप चूंकि यूपी पीसेस दे रहे हो तो यूपी का एक लाइन अगर आंसर में एक वाक्य यूपी से संबंधित भी दे दोगे उस चीज का, तो आपका आंसर एक थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाएगा साथियों, है ना। तो पहला टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें है जल, यूपी पीसेस की बात कर रहे हैं। पहला जल, दूसरा आपका मृदा और तीसरा वनस्पतियां। तो आज हम बात करेंगे जल की। इन प्राकृतिक संसाधनों में यूपी पीसेस ने 3 प्रमुख संसाधनों को वरीयता दी है, जो कि हैं जल, दूसरा मृदा, मिट्टी, सॉइल, और तीसरा है वनस्पतियां, फॉरेस्ट। नेचुरल वेजिटेशन। ठीक, तो जल, मृदा, वनस्पतियां, ये 3 आपके यूपी कमीशन के प्रमुख सब टॉपिक्स बन जाते हैं। अब इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि वितरण पे प्रश्न ज्यादा आएगा आपका। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में टॉपिक में क्या वर्णन है? वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। और वितरण कहां पे? वितरण है बच्चों साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दूसरा साउथ एशिया, दक्षिण एशिया। अब इस दक्षिण एशिया में आपका अपना देश भारत भी आता है। तो ये है आपका आज का टॉपिक। आज हम देखेंगे विश्व में जल संसाधन और इसका वितरण कहां कहां पे? दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में और भारत में। ठीक है। अब इसी क्रम में अब आगे देखते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। जल संसाधन। जल संसाधन, वाटर रिसोर्स। जल, जैसा कि आप सुने हैं कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। वाकई में ऐसा ही है। आप खाना खा के रह सकते हो लेकिन बिना जल पिए नहीं रह सकते। खाना मत खाओ लेकिन बिना जल पिए भी कुछ दिन रह सकते हो। तो जल अति आवश्यक है। सभी जैविक क्रियाओं के लिए जल अति आवश्यक है साथियों। साथ ही मानव ही नहीं, जितने पशु पक्षी हैं, जितने भी वनस्पतियां हैं, फसल हैं, उनके लिए भी जल अति आवश्यक है। तो जल इसी कारण से आपका एक प्रमुख संसाधन बन जाता है, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन बन जाता है। ठीक है, तो जल के बारे में हम बात करें तो विश्व में जो जल का वितरण है वो कैसा है? पृथ्वी को आप जानते हैं, पृथ्वी को कहा जाता है जलीय ग्रह। पृथ्वी एक जल ग्रह है, वाटर प्लैनेट है। पृथ्वी इसी कारण से नीला ग्रह है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर यह नामकरण इस कारण से पड़ा है कि पृथ्वी पर 2/3 भाग में, पृथ्वी पर 2/3 भाग या 71% भाग पर आपका जल विद्यमान है। 71% भाग पर जल है। तो जब इतना ज्यादा जल है
तब क्यों जल पे इतना संकट है? जल संकट की बात हम करते हैं, जल पे हम इतना प्रकाश डालते हैं कि जल का संरक्षण करने पे जल है पृथ्वी के, लेकिन साथियों ये 71% भाग जो है यह ज्यादातर आपका कहाँ विद्यमान है? आपके महासागरों में विद्यमान है। और महासागर, जैसा कि आप जानते हैं, महासागर में लवणीय जल होता है, खारा जल होता है। तो महासागर का जो खारा जल है वह आपका मुख्य बिंदु है। ये जो 2/3 भाग है या 71% भाग है, इसका 97 या एग्जैक्ट देखा जाए तो 97.3 भाग कहाँ पे है? महासागर में है, महासागरों में है। और महासागर का जल आपका खारा है। खारा जल पीने योग्य, उपयोग योग्य ज्यादा नहीं आता है। ठीक, इस कारण से ये समस्या है। तो बचा कितना? लगभग 3%, यानी कि 2.7%। 2.7% ये जो है यही आपका शुद्ध जल है, अलवणीय जल है। ठीक, इस कारण से समस्या उत्पन्न होती है। यद्यपि पृथ्वी पर ही जल है, तरल मात्रा में जल मात्र पृथ्वी वह ग्रह है, सौर मंडल के गोल्डीलॉक जोन में 2 ग्रह आते हैं, पृथ्वी और मंगल, जिनमें मात्र पृथ्वी पर ही आपका तरल अवस्था में जल अभी प्राप्त हुआ है पृथ्वी पे। इसी कारण से जीवन भी है। लेकिन पृथ्वी के इस विशेषता के अंतर्गत देखा जाए तो उसमें 97% भाग खारा जल है, जो आपके उपयोग में नहीं आ रहा है। और आपके उपयोग में आएगा शुद्ध जल या जो अलवणीय जल है। उसमें हम देखेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि 97% तो आपका हो गया खारा जल। बचा 3% जो यह आपका शुद्ध जल है। परंतु इस शुद्ध जल में ज्यादातर भाग, इसका 70% भाग कहाँ चला जा रहा है? इसका 70% भाग आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र और ऊंचे ऊंचे पर्वतों में जो हिमनद हैं, जहां पर आपके बर्फ पाए जाते हैं, वहां पर ये जल संग्रहित है। आर्कटिक, अंटार्कटिका, हिमनद, इन सब में अधिकतर आपका शुद्ध जल संग्रहित है। तो आपको मिला क्या? आपके उपयोग में क्या आएगा? आपके उपयोग में साथियों झीलों का जल आता है, आपके उपयोग में तालाब का जल, आपके उपयोग में नदियों का जल आता है। ठीक, जो आपके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि पृथ्वी के सतह पर जो जल का वितरण है वो किस प्रकार से है, क्या है उसका एक प्रोपोर्शन, उसका एक आंकड़ा। यहां देखिए, महासागरों में सर्वाधिक जल है। महासागरों के साथ आपका खारा जल कुछ अन्य जगहों भी हैं, जैसे विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। परंतु साथियों, कैस्पियन सागर एक आंतरिक झील होने के कारण खारा जल से युक्त है, तो वह भी आपके खारा जल में आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा भाग आपके खारा जल में आता है, जो आपके उपयोग में नहीं आएगा, आपके उपयोग के बाहर है। आपको आवश्यकता है, जिस पे आप अपना दिमाग लगाए हैं, वो है शुद्ध जल। तो शुद्ध जल कितना है? मात्र 2.5%। ये अमेरिका का, यूएसए का आंकड़ा है, अमेरिकी सरकार का। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए। इस चैनल पे आपको जो भी तथ्य, जो भी फैक्ट मिलेंगे, जो भी चीजें मिलेंगी, वो पूरी तरह ऑथेंटिक रहेगी साथियों। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा रहेगा या फिर वो एनसीईआरटी का ही डाटा रहेगा। ज्यादातर एनसीईआरटी भी आपका लगे हाथ कवर हो जाएगा, क्योंकि वही बेस है। साथ ही आप इसके अलावा आपका यूएनओ आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के डाटा, और उसके अलावा आपके जैसे कि
यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकारी डाटे। तो जो ये सब ऑथेंटिक चीज़ें हैं वही आपको प्राप्त होगी, जिनको आप बेहिचक प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में कहीं भी आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है कि दो आंकड़े मिलते जुलते मिल जाते हैं तो कन्फ्यूजन आता है, तो वहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। आप हमारे आंकड़े को बिल्कुल निसंकोच होकर प्रयोग करिए, उसको अपनाइए। क्यों? क्योंकि वो ऑथेंटिक रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल का वितरण कैसा है। तो शुद्ध जल सर्वाधिक मात्रा में आपके हिमनदों में है। हिमनद जो पर्वतों के ऊपर पाए जाते हैं, एक टॉपिक ही आपका है हिमनद और उनसे बनने वाली स्थलाकृतियां। हिमनद के अलावा जो आइस कैप्स हैं, हिमटोपियां हैं, जो कि आपके आर्कटिक और अंटार्कटिक पृथ्वी गोली है, उसके दोनों गोले पे व्हाइट व्हाइट बर्फ है टोपी जैसा, तो उसको हिमटोपी नाम दे दिया गया। आइस कैप्स आर्कटिक पे, अंटार्कटिका पे। ठीक, इसके अलावा नंबर 2 पे आपके आता है तो सर्वाधिक जल कहाँ पे है साथियों? सर्वाधिक जल आपका हो गया, अगर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक इसका भी एक आंकड़ा बना लेते हैं। तो जल सर्वाधिक आपका हिमनद पे, हिमटोपी, हिमनद, तदुपरांत इसके बाद नंबर 2 पे देखिए झील। ध्यान देना यहां पे, नदी से ज्यादा जल झील में। ठीक, झीलों में है, लेक्स में। और इसके बाद क्रम आएगा आपका वायुमंडल। वायुमंडल में जो वाष्पीकृत जल की मात्रा है, वायुमंडल। और वायुमंडल के बाद आपका आएगा दलदल भूमि, दलदली भूमि, स्वैम्प रीजन, वेटलैंड्स। इसीलिए स्वैम्प से वेटलैंड पे अधिकतर क्वेश्चन आपके कमीशन में, कोई भी ऐसा साल नहीं जाता है यूपीएससी में कि जिसपे वेटलैंड पे, आर्द्र भूमियों पे क्वेश्चन ना आए। रामसर कन्वेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है यूपीएससी का। यूपी पीसीएस में भी इस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सब आर्द्र भूमि, वेटलैंड, रामसर कन्वेंशन पे क्वेश्चन देते ही रहते हैं। भारत में कोई नई वेटलैंड बनती है तो वो समझ लीजिए एकदम प्रोन है क्वेश्चन। ठीक, वो आना ही आना है। दलदल, दलदली भूमि। इनके बाद क्रम आता है साथियों नदी का, रिवर का। तो नदी से ज्यादा दलदलों में जल है, दलदलों से भी ज्यादा वायुमंडल में जल है, उससे भी ज्यादा झीलों में है और सबसे ज्यादा हिमनदों में जल है। वैसे देखने में हमको लगता है कि झीलों में कहाँ जल होगा, नदी में होगा। लेकिन दोस्तों भारत में इतनी बड़ी झीलें नहीं हैं, जो हमने नहीं देखा है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि झील बड़ी नहीं होती, झीलों में जल कम है। ठीक है, नदियों से ज्यादा झीलों में जल होता है और उससे भी ज्यादा आपका भूमि में जल होता है, ग्राउंड वाटर। ठीक है ना, ग्राउंड वाटर में हिमनद से भी ज्यादा जल होता है। तो नदी से ज्यादा जल झील में और झील से भी ज्यादा जल आपके भूजल, भौम जल में है। ठीक है, इस लाइन को याद रखना साथियों। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे वितरण की बात है। तो पृथ्वी पर जो इनका वितरण है, जल आपने देखा कि किस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर व्याप्त है, परंतु हमारे उपयोग में नहीं है। इसीलिए इतना अधिक मात्रा में जल होने के बावजूद आपको जल की किल्लत है। ठीक है, अब इसमें भी पृथ्वी के सतह पर अलग अलग जगह पर जल की अलग अलग उपलब्धता है। भू सतह पर भिन्नताओं के साथ ही जल की उपलब्धता में भी भिन्नताएं हैं। अब उन पे अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए प्रमुख रूप से कई कारण जिम्मेदार हैं। टॉपिक हमारा है वितरण, अब उस पे आ गए हम। वितरण में भी कई कारक जिम्मेदार हैं साथियों, जिनमें से सबसे प्रमुख कारक है वितरण। जल संसाधन के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भिन्नता है, इसमें डाइवर्सिटी है, जिसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण जलवायु, क्लाइमेट।
सबसे पहला कारण होता है जलवायु। पृथ्वी पर जलवायु की भिन्नताओं के साथ ही जल संसाधन की भिन्नताएं भी देखी जाती हैं। स्पष्ट करें, क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इसमें लिंक किससे कर दिया है? जलवायु की भिन्नताओं से। डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट, क्लाइमेट डिफरेंस, क्लाइमेट जैसे जैसे अंतर होगा जगह पर, उसी प्रकार से आपके जल की अवेलेबिलिटी पे भी अंतर आ रहा है, जल की उपलब्धता पे भी अंतर आ रहा है। या पर कैपिटा जल संसाधन शब्द दे देगा, ठीक, मोटे रूप से जल की उपलब्धता, और उसको कठिन बनाने के लिए शब्द बदल सकता है, ठीक है, तात्पर्य वही रहेगा। तो जलवायु के साथ ही कैसे जल की भिन्नताएं आ रही हैं पूरे विश्व में, पहले हम देखते हैं वितरण के रूप में। तो पूरे विश्व में हम देखेंगे कि जो क्षेत्र उष्ण क्षेत्र हैं, गर्म क्षेत्र हैं, वहां पर जल की कमी रहती है, ठीक। और जो शीत क्षेत्र हैं वहां पे जल की उपलब्धता तुलनात्मक रूप से अधिक रहती है। पहली बात क्या निकल के आई? जो वार्म रीजन है, उष्ण क्षेत्र है, वहां जल की कमी है, और जो शीत कूल रीजन है, टेम्परेट रीजन है, वहां पे जल की उपलब्धता पर्याप्त है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है दोस्तों इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की दर कहां यदि ज्यादा होगी? जहां पर तापमान अधिक रहेगा। तापमान अधिक रहेगा तो जलवाष्प बन के उड़ जाएगा। जलवाष्प बनेगा, वायुमंडल में उसका प्रतिशत बढ़ जाएगा, और साथ ही वहां पर सतह पे उपलब्धता में कमी आएगी। हालांकि उष्ण क्षेत्रों में वर्षा भी हम कह सकते हैं ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उष्ण क्षेत्रों में जो जल की उपलब्धता में कमी है, वहां पे उन क्षेत्रों में जहां वर्षा की मात्रा अधिक है, वहां जल की उपलब्धता में जो कमी थी वो कमी भरपाई हो जाएगी, वहां जल पर्याप्त मात्रा में रहेगा। उदाहरण के लिए मानसून एशिया, मानसून एशिया जहां पे मानसून आता है, जिसके हम भी भाग हैं, वहां पर जल की उपलब्धता में उतनी कमी नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा बात कि जो पठारी क्षेत्र हैं, विश्व के जो पठारी क्षेत्र हैं, वहां पर जल की मात्रा में थोड़ा उपलब्धता में कमी देखी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है साथियों कि पठारी क्षेत्र में आपका जल रिस के अंदर कम जा पाता है। सरफेस रन ऑफ, सतही जल प्रवाह ज्यादा हो जाता है, ज्यादातर जल बह के चला जाता है, नीचे कम जाता है, तो भौम जल में कमी आ जाती है। भौम जल में कमी आ जाती है तो कुल आपका जो शुद्ध जल है उसमें कमी आ जाएगी, इसलिए वहां जल की उपलब्धता में कमी आ जाती है, ठीक है। अगला जो कारक है वह है आपका जलवायु के बाद दबाव, जन दबाव। जन दबाव का तात्पर्य है पॉपुलेशन प्रेशर, जनसंख्या का दबाव। जहां पर जनसंख्या अधिक हो जाएगी वहां पर आपका जो डिमांड सप्लाई गैप है वो बढ़ जाएगा, मांग अधिक हो जाएगी, पूर्ति कम हो जाएगी, वहां पर जल की समस्या उत्पन्न होने लगेगी, ठीक। तो उस जगह पर हम देखेंगे कि जल की समस्या व्याप्त है, ठीक है। तो ये दो आपके हो गए प्रमुख कारक। इसके अलावा और चीज हम देखेंगे तो तकनीक का अनुप्रयोग। तकनीक के अनुप्रयोग में क्या हम एग्जांपल देंगे? आपका इजराइल हो गया, और आपका गुजरात हो गया, और आपका यमन हो गया, ठीक। विदेश का ही लेंगे, पहले हम विश्व देख रहे हैं तो इजराइल और यमन का उदाहरण लेंगे। तो इजराइल और यमन दोनों ही मरुस्थलीय प्रदेश हैं, दोनों ही उष्ण प्रदेश हैं, परंतु इजराइल में जल की त्रासदी नहीं है जितना कि यमन में है। इसका कारण क्या है? इजराइल द्वारा तकनीक का प्रयोग। इजराइल ने तकनीक के प्रयोग के माध्यम से लवणीय जल को शुद्ध जल में बदलने का एक सरल उपाय खोज लिया है, सरल तकनीक को खोज लिया है, जिसके माध्यम से वहां जल की उपलब्धता बढ़ गई। लेकिन यमन एक थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से पिछड़ा अरब देश है, वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो वहां पर जल की किल्लत बढ़ी हुई है, ठीक है साथियों। अब इसी के साथ हम इस मैप में, इस विश्व के मानचित्र पे देख सकते हैं कि कहां पर जल की कितनी उपलब्धता है, ठीक। तो ये जो गाढ़ा नारंगी वाला भाग है, यहाँ पर 1000 से कम, 1000 ध्यान दीजिएगा, 1000 क्यूबिक मीटर अगर आपका जल की उपलब्धता होती है, उसके 1000 के नीचे आ जाते हैं तो वहां जल संकट कहा जाता है। जल संकट का बेंचमार्क है 1000 क्यूबिक मीटर,
जल की उपलब्धता होना। 1000 से कम मतलब जल संकट कहाँ कहाँ पे है, तो इसके लिए हम नारंगी वाला क्षेत्र देखेंगे। नारंगी क्षेत्र में आपका सहारा वाला भाग आ गया, ये देखिए अफ्रीका का सहारा भाग, सऊदी अरब का अरब प्रायद्वीप का भाग, ठीक, सीरिया लेबनान का भाग, यहाँ पर आपका उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है साथियों। तो ये आपके प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर वर्तमान में जल संकट आ चुका है, मतलब 1000 क्यूबिक मीटर से कम यहाँ जल की उपलब्धता हो चुकी है। इसके अलावा आप अफ्रीका के अन्य भाग भी देख सकते हैं, ठीक, आप न्यूज़ में पढ़ते ही रहते होंगे, तंजानिया, सोमालिया, इरिट्रिया, यहाँ पर कितना समस्या है, पानी की कमी है। बीच में एक बार सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि एक पत्रकार ने एक फोटो खींचा, उस फोटो में था कि एक गिद्ध एक प्यास से तड़पती बच्ची के मरने की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये बच्ची मरे, छोटी सी बच्ची, एकदम हृदय विदारक टाइप का चित्र था, कब ये बच्ची मरे तो हम इसको खाएं। वो गिद्ध उसको देख रहा था और पत्रकार महोदय ने, फोटोग्राफर महोदय ने उसकी फोटो खींची, उस पर इनाम पाए। लेकिन सोचने वाली बात है कि आप अगर वहां मौजूद थे तो आपने क्यों उसको बचाने का प्रयास नहीं किया? आप भी गिद्ध हो गए हैं, आप भी उसको मरने का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बच्ची मरे। तो इससे वो काफी आहत हुआ और उस फोटोग्राफर ने, उस पत्रकार ने आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो ऐसा भी है, इस आपके अफ्रीका के क्षेत्रों में इस तरह की स्थितियां भी हैं, वहां पे जल संकट, जलाभाव इतना अधिक हो चुका है कि वहां लोग प्यासे मर जा रहे हैं। सावधान, आप भी ऐसे हो जाएंगे अगर जल को न बचाए तो। आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष में ये सब बातें देखी जाएंगी, ठीक है साथियों। तो ये आपका एक विश्व में जल का वितरण है। इसके बाद हम देखेंगे 1000 से 1699 वाला क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आपके इनके बगल वाले क्षेत्र आते हैं, जिसमें भारत भी है। तो भारत जल संकट की तरफ जा रहा है, अभी जल संकट नहीं हुई भारत में औसतन अभी 1100 क्यूबिक मीटर आपको जल उपलब्धता हो जाती है, ठीक है। अभी भारत जल संकट की तरफ जा रहा है। भारत के अलावा आपका ईरान हो गया, आपका कोरिया प्रायद्वीप हो गया, ठीक है। इसके बाद इससे थोड़ा सा अधिक अगर जल की उपलब्धता देखी जाए तो उसमें आपका चीन आ गया, उसमें आपका कंबोडिया, वियतनाम आ गया, ठीक। हमारे टॉपिक में क्या है, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया भी, तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। ये क्षेत्र आपका हो गया साउथ ईस्ट एशिया और ये क्षेत्र आपका हो गया साउथ एशिया, ठीक। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये दक्षिण एशिया में आते हैं। तो दक्षिण एशिया में हमने देखा तो सर्वाधिक संकट वाले क्षेत्र में कौन आ रहा है, आपका पाकिस्तान आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है। उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद भारत आ रहा है। और भारत से भी अच्छी स्थिति में कौन अभी है, अभी भारत से अच्छी स्थिति में श्रीलंका है और श्रीलंका से भी अच्छी स्थिति में नेपाल है। तो भारतीय उपमहाद्वीप क्वेश्चन में आ जाए या दक्षिण एशिया क्वेश्चन में आ जाए तो वहां नेपाल अभी ठीक स्थिति में है, ठीक। नेपाल में जल की उपलब्धता आपकी 5000 से 10,000 के बीच में है। नेपाल का रंग देखिए आपका ग्रे है और ग्रे है आपका 4000 से 9999, ठीक है। इसके बाद दक्षिण एशिया को अगर हम देखेंगे तो दक्षिण एशिया में नेपाल की तरह ही आपका 10,000 के लगभग उपलब्धता में बर्मा आता है, म्यांमार से आप थोड़ा सा कम जाएंगे तो लाओस, म्यांमार, लाओस, इन सब जगहों पर अभी जल की उपलब्धता अच्छी मात्रा में है। इससे कम आप देखेंगे तो उससे कम आपका वियतनाम वगैरह में, कंबोडिया में उससे कम उपलब्धता हो जाती है, ठीक है। इंडोनेशिया में भी अभी जल की उपलब्धता ठीक ठाक है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम और आपका थाईलैंड, ये दो देश ज्यादा जल संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन कौन, वियतनाम और थाईलैंड। और अगर दक्षिण एशिया में देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों जल संकट की तरफ हम भारत से भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब साथियों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आपका दूसरा मानचित्र, जिसमें हम बात करेंगे कि विश्व में किन क्षेत्रों में जल संकट कितना गहरा होता जा रहा है। तो देखिएगा ये रंग आपका वल्नरेबल है, मतलब जल संकट की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक। स्ट्रेस
मतलब आपको दबाव पड़ चुका है, जल पे दबाव अधिक पड़ चुका है। स्कैरसिटी मतलब जल संकट आ गया है, तो लाल वाला जहां पे है वो स्कैरसिटी है, और जहां मैरून है वहां पे आपका जल संकट अधिक गहरा है। तो विश्व में देखा जाएगा तो जल संकट अधिक कहां है आपका? पहला हो गया अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप में जल संकट अधिक है। दूसरा क्षेत्र आपका सहारा वाला, सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र। इसके साथ तीसरा क्षेत्र आपका तंजानिया, कीनिया, इरिट्रिया वाला क्षेत्र। ये तीन आपके विश्व में प्रमुख जल संकटग्रस्त क्षेत्र हैं। इनके बाद आपका स्ट्रेस, दबाव कहां पड़ रहा है, उसमें दोस्तों भारत भी शामिल है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, इन भारत, दक्षिण अफ्रीका, ये सब जो विकसित विकासशील देश हैं, विकास की राह में आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर जल संकट भी गहराता जा रहा है। ये देखिए पोलैंड, जर्मनी, इन जगहों पर क्या है, जल संकट भी गहराता जा रहा है। कारण क्या है इसका? इसका कारण यही है कि आप विकास तो कर रहे हो, विकास का मार्ग अपने साथ जल संकट के चौराहे से गुजरता है। मतलब एक ऐसा आपको जगह मिलेगी जहां पे अगर आप गलत रास्ता पकड़ लिए तो वहां पे जल की उपलब्धता कम होती जाएगी। और दूसरा जो मार्ग है वो मार्ग तकनीकी वाला है, एक विवेक वाला मार्ग है। वहां विवेकशील प्राणी बन के आगे बढ़ोगे, जल को संरक्षित भी करोगे, जल का पुनर्चक्रण भी करोगे, ठीक, जल संभर का विकास करोगे, जल को संरक्षण करोगे, जल का प्रबंधन करोगे, तो उस मार्ग पे आगे बढ़ोगे तो आप विकास भी करते जाओगे और अपने जल संसाधन को बचाए भी रखोगे। किसके लिए? अपने साथ साथ अपनी आगे आने वाली पीढ़ियां। यस, जहां पर ये बात आई अपने आगे वाली पीढ़ियों की, वहां पर शब्द आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषणीय विकास, जो कि आपके उत्तर को चार चांद लगा देगा अगर निष्कर्ष में इस तरह से ओरिजिनल टाइप का कुछ दे देंगे तो। खैर, हम 3-4 बार तुम रिवाइज कराई देंगे, तुम्हारे दिमाग में आ ही जाएगा कि क्या है इसका लिखने के लिए, निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। ठीक, 3-4 निष्कर्ष रहेंगे, जो वहां फिट बैठेगा वो मार देना। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत से कम समस्या वल्नरेबल की तरफ कौन जा रहा है, कौन जल संकट की ओर जा रहा है? तो भारत के अलावा आप देखेंगे तो पाकिस्तान, दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, ठीक, श्रीलंका, ये लोग जल संकट की तरफ जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में देखेंगे तभी उतनी ज्यादा समस्या नहीं आई है, लेकिन कम समस्याओं में भी कहां पे ज्यादा समस्या है? तो दो देश, थाईलैंड और वियतनाम। दक्षिण पूर्व एशिया की बात आई, थाईलैंड, वियतनाम अधिक जल संकट की तरफ जा रहे हैं। जल की उपलब्धता थाईलैंड, वियतनाम में कम है तुलनात्मक रूप से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में। लेकिन दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो पाकिस्तान भारत से आगे आगे है, ठीक, और उसके बाद भारत। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जल संकट है, जल की कमी है, वो किस प्रकार की है। ठीक, जैसे हरा रंग है तो यहां पर कोई जल संकट नहीं है, हरा रंग कोई जल संकट नहीं है। तो कहां पे ये क्षेत्र कौन से हैं? आपके शीत वाले क्षेत्र हैं, ठंडे वाले क्षेत्र हैं, जहां पर वाष्पीकरण की दर कम है, जनसंख्या का दबाव भी कम है, यहां पर जल की उपलब्धता अधिक मात्रा में है। ठीक, कनाडा हुआ आपका, उत्तरी अमेरिका, यूएसए, अलास्का, ग्रीनलैंड, इनसे कोई जनसंख्या तो वहां पे है नहीं ज्यादा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यूरोप का क्षेत्र, ठीक, आपका रूस का क्षेत्र, अर्जेंटीना, ब्राजील, ठीक है, ये सब क्या है कि यहां पर जल संकट नहीं है अभी। अब आसमानी वाला देख लेते हैं, फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी, मतलब कि भौतिक रूप से जल संकट, मतलब कि आपका जो जल प्रवाह हो रहा है, सतही जल प्रवाह, जल का आगमन, उसमें जो कमी आ रही है। तो उसमें देखा जाए तो कौन से क्षेत्र आ गए हैं आपके? भारत का दक्षिणी भाग, पठारी भाग, शुष्क भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान, जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है वो शुष्क है, ठीक, राजस्थान, पंजाब, वो भाग, वहां पे कम वर्षा होती है। पाकिस्तान, वहां पे कम वर्षा होती है। भारत का तो दक्कन पठार का जो लीवर्ड साइड है, जो आपका वृष्टि छाया क्षेत्र है, पश्चिमी घाट पर्वत का, वहां पे कम वर्षा होती है। तो ये सब क्या है? भौतिक रूप से आपके जल अभाव के क्षेत्र हैं। ठीक, विश्व में देखा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्व भाग, दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का भाग,
ये भौतिक रूप से वाटर स्कैर्सिटी वाले हैं। मैक्सिको और अमेरिका का पश्चिमी भाग, तो दक्षिण पश्चिम यूएसए और वेस्टर्न मैक्सिको, दोनों को याद रखना। अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है, ठीक, वहां पर भी जलाभाव की समस्या है, लेकिन पूरे अमेरिका में नहीं, पूरे यूएसए में नहीं, उसके दक्षिण पश्चिम भाग में और मैक्सिको के पश्चिमी भाग में, ठीक। चीन के उत्तरी भाग, बाकी आपका जो सहारा क्षेत्र हुआ और आपका जो अरब क्षेत्र हुआ, ये तो अब तक दिमाग में बैठ ही गया होगा। अरब क्षेत्र, सहारा क्षेत्र मरुस्थल है, मरुस्थल है तो वाटर स्कैर्सिटी होगा ही होगा। इसके बाद आपका नंबर है अफ्रीका के अन्य देशों का। इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है? आर्थिक रूप से जो आर्थिक कार्य में पानी की कमी आ रही है, वो कौन से क्षेत्र हैं? तो वो भारत का उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। भारत का उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी वाला, आर्थिक जल संकट वाला क्षेत्र है। अफ्रीका का मध्य भाग आर्थिक जल संकट वाला क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका का मध्य पश्चिमी भाग आर्थिक जल संकट वाला क्षेत्र है। इसके साथ ही आपका वियतनाम, थाईलैंड भी, दक्षिण पूर्व एशिया की बात करेंगे तो वियतनाम और थाईलैंड आर्थिक जल संकट वाले क्षेत्र हैं, ठीक। यहाँ पे आर्थिक कार्य के लिए जल का अभाव है, जैसे कि उद्योगों के लिए, आपके ऊर्जा में भी आपको लगता है जल, जैसे एनटीपीसी है, तापीय ऊर्जा, या आपका नाभिकीय ऊर्जा है, वहां भी जल लगता है। जल को गर्म करके स्टीम बना देंगे। स्टीम में जो आपकी गुप्त ऊष्मा रहती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वह शक्ति है जो स्टीम को ऊपर भगाएगी, एक ऊर्जा अधिक देगी, और वो ऊर्जा टरबाइन को घुमा देगी, और मैग्नेटिक फील्ड में टरबाइन घूम जाएगी तो विद्युत पैदा हो जाएगी, इससे आप विद्युत प्राप्त कर लेते हैं। इन क्षेत्रों के लिए आप में जल की अभाव देखा गया है। तो क्वेश्चन अगर आया दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, तो वहां 2 देश याद रखना है। अभी वहां पे उतना जल संकट नहीं है साथियों, ठीक, जल की उपलब्धता है। कारण पहली लाइन इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? मानसून एशिया का मुख्य भाग दक्षिण पूर्व एशिया अभी जल की उपलब्धता में देखा जा सकता है, ठीक। यहाँ पे लेकिन 2 देश हैं, थाईलैंड और वियतनाम, जिनको आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इन 2 देशों में जल संकट प्रारंभ हो चुका है, जल संकट की ओर ये बढ़ रहे हैं, इनको प्रबंधन की अति आवश्यक है, जल संरक्षण की आवश्यकता यहाँ पर दृष्टिगोचर है, ठीक है। दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो यहाँ पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इन देशों का वर्णन करना पड़ेगा। नेपाल अभी अच्छी स्थिति में है, ठीक है। तो ये रहा विश्व का वितरण, दक्षिण पूर्व एशिया का में जल संसाधन का वितरण और दक्षिण एशिया में जल संसाधन का वितरण, ठीक। एग्जाम में टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन यूपीएससी को हो गया, लेकिन यूपी पीएसएस में देखेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिनमें पहला है जल संसाधन, जिसमें 3 क्षेत्र प्रमुख दे दिया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में, दक्षिण एशिया के संदर्भ में और भारत के विशेष संदर्भ में, ठीक, ब्रैकेट में भारत दे दिया गया है। तो दक्षिण पूर्व एशिया, पहले हमने विश्व देखा, फिर हमने दक्षिण पूर्व एशिया देखा, फिर हमने दक्षिण एशिया देखा, अब उसके अंदर हम भारत में आते हैं। अपने देश भारत में क्या है जल की परिस्थिति, जल किस स्थिति में है? तो भारत में जल संसाधन, वाटर रिसोर्स इन इंडिया, दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है पूरे विश्व के भू सतह का 2.4 भाग भारत के पास है। भूमि का 2.4 भाग भारत के पास है, लेकिन पूरी पृथ्वी पे होने वाली वर्षा का कितना प्रतिशत भारत पाता है? तो वो है 4%। 4% विश्व की वर्षा
भारत में होती है, मानसूनी एशिया का भाग है। वर्षा और वर्षण दो शब्द आपको मिलेंगे, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं। वर्षण बड़ा शब्द दिख रहा है, वर्षा थोड़ा छोटा है, ठीक। तो वर्षण वाकई में बड़ा है भी। वर्षण के कई प्रकार होते हैं। वर्षण का मतलब हुआ, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रेसिपिटेशन। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज जो आपको सतह पर गिर रही है उसको बोलते हैं वर्षण। अब इसमें वो हिम भी हो सकता है, इसमें वो ओला भी हो सकता है, इसमें वो जल की बूंद भी हो सकती है, इसमें वो ओस भी हो सकती है। सभी वर्षण के प्रकार हैं, जिनमें से प्रमुख प्रकार है जल की बूंद। जल की बूंद को ही वर्षा कहते हैं, रेनफॉल, ठीक। तो जल की बूंद के रूप में अगर वर्षण होगा तो उसको वर्षा कहेंगे। तो विश्व के वर्षण का 4% आपका भारत में आता है, ठीक है। अब हम इतना कम है, तुलना करते हैं इन दोनों की। तुलनात्मक अध्ययन में हमने देखा कि 2.4% ही भू सतह का भाग है हमारे पास, लेकिन विश्व की वर्षा का 4% हम पा रहे हैं। इसका मतलब हमको, हमारे तो बल्ले बल्ले, हमारे पास ज्यादा जल होना चाहिए, खूब जल होना चाहिए, ठीक है। यहां से तो दिख रहा है कि जल है, लेकिन साथियों पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन देखा जाए तो अगर हम कम लोग होते तब तो ठीक है, पर्याप्त जल था, खूब नहाओ फेंको, ठीक है, खूब जितनी बार आपको नहाना उतनी बार ढेर सारे जल का उपयोग करो। लेकिन अगर जनसंख्या कम होती तो ऐसा है नहीं। हम विश्व में दूसरे नंबर के सबसे बड़े जनसंख्या पुंज भी हैं। हम विश्व के 16.5% जनसंख्या भी लिए हुए हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि भारत में यद्यपि जल की पर्याप्त मात्रा मिलती है, लेकिन हमारे इतना अधिक जनसंख्या होने के कारण जो पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता है वो कम हो जाती है। और साथ ही दूसरी बात का आपको क्या लिखना पड़ेगा कि इस साथ ही भारत में इतना इस भौतिक विविधता है कि इस कारण से समान रूप से जल उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है, जिससे भारत में कहीं तो जलाभाव की समस्या रहती है और कहीं जल भराव की समस्या हो जाती है। जलाभाव मतलब जल का अभाव, दुर्भिक्ष, सूखा जहां पड़ जाता है, ठीक। और जल भराव मतलब हो जाता है जल की अधिकता, जिसको फ्लड, बाढ़ कहते हैं। तो कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा आती है, ठीक। ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ भौतिक विविधता है, जलवायु विविधता है। कहीं पर हम देखेंगे कि बाढ़ आ रही है, जैसे कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी भाग में हम देखेंगे कि भारत में जो भौतिक और जलवायु भिन्नताएं हैं, जैसे कि उत्तर भारत में हम देखें तो हिमालय से आने वाली नदियां गंगा बेसिन में आप देखेंगे बाढ़ लाती हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में हम अपने आप ले रहे हैं, ठीक है, ताकि कभी क्वेश्चन कठिन बनाए, चौंकाए तो आप न चौंके। भारत का भी एग्जाम्पल हो गया, यूपी का भी एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, पश्चिमी पूर्वी भाग में जल भराव की समस्या आती है, बाढ़ आती है। लेकिन दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी जो पठारी भाग है वहां पर जलाभाव है, सूखा है, ठीक, जलाभाव, वहां पे अनावृष्टि होती है, कम वर्षा होती है। तो जहां अतिवृष्टि होती है वहां पर बाढ़ आ रही है, और जहां अनावृष्टि है, सूखा है, वहां पे सूखा पड़ रहा है। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि दक्षिण का जो भाग है, दक्षिण भारत का भाग, इसमें जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पे तो अच्छी वर्षा हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं बंबई और पुणे का। बंबई में आप देखेंगे कि खूब वर्षा हो रही, बाढ़ आ रही है, बीएमडी परेशान है, कार बह जा रही है, ठीक, इतनी सड़क पे इतना पानी इकट्ठा हो गया है, बाढ़ आ गई। लेकिन पूना जो उससे बहुत अधिक दूर नहीं स्थित है, ठीक, वहां पर सूखा जैसी स्थिति बन रही। कारण पर्वत, धरातलीय विषमता, ठीक। और इसके कारण एक जलवायु एक प्रक्रम है जिसमें वायु
जहां आरोहण हो रही है वहां तो वर्षा कराएगी, जहां अवरोहण करेगी, डिसेंड करेगी, वहां पे वृष्टि छाया क्षेत्र, लीवर्ड साइड पे सूखा ला देगी। तो पुणे जो पश्चिमी घाट के दूसरी तरफ है वहां पर सूखा आ जाता है। ये मैप में आप देख सकते हैं कि भारत में जो प्रमुख नदियां हैं, भारत में 1.6 किलोमीटर से अधिक लंबी नदी को नदी माना गया। ठीक, मतलब 1 मील से अधिक उसका अपवाह होना चाहिए तब वो नदी कहेंगे। ऐसे आप 10,036 नदियां हैं भारत में लगभग। ठीक, तो उनमें से जो प्रमुख नदियां हैं उनका एक क्षेत्र होता है जिसको बेसिन कहा जाता है। उस बेसिन में सबसे बड़ी बेसिन है गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी बेसिन ये सिंधु बेसिन का भाग हो जाता है। ठीक, जहां पर उतना जल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन गंगा नदी बेसिन में जल प्राप्त अच्छी मात्रा में होता है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र बेसिन, यहां भी जल की प्राप्ति अच्छी मात्रा में होती है। तीसरा है आपका बराक बेसिन, यहां भी जल की प्राप्ति अच्छी मात्रा में होती है। तो गंगा बेसिन, इसके बाद ब्रह्मपुत्र बेसिन और बराक बेसिन, ये 3 प्रमुख नदी बेसिन हैं भारत के जो जल प्राप्ति में अग्रणी हैं और भारत के क्षेत्रफल का 1/3 भाग भी रखते हैं। लेकिन इसके अलावा भारत का क्या, वहां तो जल की उतनी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। ठीक, प्रमुख रूप से आपका जैसे गोदावरी बेसिन का, कृष्णा बेसिन का, पेन्नार बेसिन का, इन सब का ऊपरी भाग जो है, यहाँ पर वर्ष भर आपको नदी में जल उतना नहीं मिलेगा। निचले बेसिन में निचले मार्ग पे तो जल प्राप्त होगा क्योंकि ऊपर से बह के जा रहा है समुद्र की तरफ, तो निचले बेसिन में तो जल मिलेगा। लेकिन जो इनका ऊपरी बेसिन है वहां पर ग्रीष्म ऋतु में, शुष्क ऋतु में थोड़ा सा नदी सूख जाती है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट, इन नदी बेसिनों में सबसे ज्यादा जल प्रबंधन किस नदी बेसिन में होता है साथियों? तो वो है आपका तापी बेसिन। तापी बेसिन में सर्वाधिक कुशल जल प्रबंधन हुआ है, जबकि वर्षा की मात्रा इन बेसिनों में ज्यादा है, यहाँ पे अभी उतना अच्छा कुशल जल प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। ये पॉइंट याद रखना निष्कर्ष में। ठीक, या आपके ओरिजिनल वे फॉरवर्ड, आगे क्या करें, क्या है आगे की राह, उसमें आपको ये चीजें देनी पड़ेंगी कि जिस प्रकार तापी नदी बेसिन में जल प्रबंधन हुआ है उसी प्रकार कुशलता पूर्वक अगर हम गंगा, ब्रह्मपुत्र इन बेसिनों में जल का प्रबंधन कर सकें तो इससे क्या होगा, इससे जो वहां पर जल भराव की स्थिति है उससे भी बचेंगे और साथ ही जलाभाव वाले क्षेत्रों में हम जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित करा सकते हैं, है ना। नदी जोड़ो परियोजना का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये भी मानचित्र आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक, इसके माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि भारत में जो जल प्राप्ति है उसमें विषमता आती है, जिसके कारण से यहाँ जल की उपलब्धता में भी विषमता आती है। अब देखते हैं कैसे। भारत में जो जल की उपलब्धता है साथियों वो किस स्रोतों में है? भारत में जल स्रोत, तो जो जल के स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर, इसमें आपके हैं नदी, लेक्स, तालाब, झील, तालाब का बड़ा भाई झील, और भूमि जल। भूमि जल, भारतवर्ष में ज्यादातर नदियां वर्षा से जल प्राप्त करती हैं, लेकिन कुछ नदियां, उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनमें अधिकतर नदियां हिम से भी जल प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब यही भारत का प्रमुख सतही जल स्रोत बनता है, नदियां। ठीक, नदी के माध्यम से ही हम ज्यादातर अपना दैनिक कार्य निपटाते हैं। पेयजल की सुविधा में नदी अग्रणी है, नंबर 2 पे भौम जल आता है। लेकिन साथियों अगर सिंचाई की बात आई, पेयजल में नदी, सिंचाई में भूमि जल,
उद्योग में पुनः भूमि जल, भूमि जल या भौम जल। पेयजल के मात्रा, पेयजल की अगर बात आएगी तो वहां पर आपका जो नदी है वो प्रमुख बन जाता है या सतही जल प्रमुख स्रोत बन जाता है। लेकिन सिंचाई के माध्यम में भूमि जल क्यों नदी को पीछे छोड़ दिया है, नंबर 2 पे कर दिया? क्योंकि भारत का अधिकांश क्षेत्र जो कृषि में विकसित है, जहाँ पे हरित क्रांति सफल हुई है, वो है आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये कैसे जलवायु क्षेत्र हैं साथियों? ये शुष्क जलवायु क्षेत्र हैं, अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र हैं। यहाँ पे वर्षा उतनी ज्यादा नहीं होती है, वर्षा उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर, परंतु यहाँ पे एक मुलायम जो मृदा है, जो मिट्टी है, और उनका स्लोप भी एक रेगुलर बराबर है। तो इस कारण से यहाँ पे सिंचाई के लिए नहरों का एक जाल विकसित हुआ है, एक अच्छा एक नेटवर्क विकसित हुआ है। तो वो सिंचाई की जो सुविधा प्रदान कर रहा है नहर, वो तो थोड़ा एक अपना कमांड एरिया बनाता है। उसके बीच में खेत खेत में ट्यूबवेल्स, बोरिंग्स, ये सब होती हैं। तो यह नलकूप जो है, नलकूप सिंचाई, जो कि उत्तर प्रदेश में भी सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है, नलकूप सिंचाई। तो वो कहाँ से जल निकालता है? वो निकालता है भूमि जल से, नीचे से ग्राउंड वाटर को निकालता है। भूमि जल इसीलिए सबसे ज्यादा दोहन होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर डाउन होता जा रहा है, भूमि जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। और एक चीज यहाँ पे लगे, यहाँ दिमाग में और बैठा लीजिए कि भूमि जल का स्तर नीचे हो जाएगा तो इससे भूमि जल का प्रदूषण भी कहीं न कहीं से जुड़ जाता है। और साथ ही साथ दूसरा क्या जुड़ जाएगा? दूसरा आपको जुड़ जाएगा कि तटीय क्षेत्र में जो सागर का जल है वो प्रवेश कर जाएगा भूमि जल पे, तो वहां भूमि जल का लवणीकरण भी हो जाता है। ठीक, भूमि जल का दोहन, अगर भूमि जल का दोहन बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा? जल स्तर नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इतने विवेकी अभी नहीं हुए हैं कि हम जो है अपने भूमि जल को रिचार्ज भी बराबर करते चलें। अगर हो जाते तो आपको टॉपिक में इतना ज्यादा इसमें मेहनत न करनी पड़ती और निष्कर्ष हम क्या लिखते। तो नहीं हुए हैं तो कैसे होंगे, यही आपको निष्कर्ष में लिखना है। इस पे निबंध भी आ सकता है साथियों, इन्हीं पॉइंट्स को आप बढ़ा देना। ठीक, तो पूरा निबंध भी लिख सकते हो। भूमि जल का दोहन करने से जल स्तर में गिरावट आ रही है, क्योंकि हम उसको फिर से पुनर्भरण नहीं कर पा रहे हैं। जल स्तर नीचे गिरने से दो प्रमुख समस्याएं होती हैं। एक प्रदूषण, भौम जल प्रदूषण, जिसमें आपने देखा होगा प्री में क्वेश्चन भी आता है कि आर्सेनिक का प्रदूषण कहाँ के भौम जल में ज्यादा है? तो आंसर बनता है बंगाल, पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। नंबर 2 पे कौन आएगा? मान लो बंगाल विकल्प न रहा तो नंबर 2 वाला आंसर बनेगा, तो नंबर 2 पे आता है बिहार। इसी प्रकार से अगर प्रश्न में आ जाता है फ्लोराइड, फ्लोराइड का प्रदूषण कहाँ के भौमजल में ज्यादा हो गया है? तो आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद नंबर 2 पे आपके आते हैं गुजरात, राजस्थान, ये लोग। ठीक, तो आर्सेनिक बंगाल, फ्लोराइड महाराष्ट्र, भौमजल प्रदूषण होता है। साथ ही आप ये भी कहेंगे कि तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में भौम जल का लवणीकरण हो जाता है, सैलिनाइजेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर ऑन नियर द कोस्ट। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे भौम जल है और इसका जो बेस लेवल नदियां प्राप्त कर लेती हैं सी लेवल के बराबर, उसके नीचे भौम जल है। जब भौम जल अपने मात्रा में है, अपने लेवल पे, तो ठीक है, रोका हुआ है। लेकिन भौम जल कम हो गया तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, तो जो समुद्र का जल है वो रिस कर कहाँ चला आ रहा है? भौम जल में मिल जा रहा है। और समुद्री जल खारा होता है, लवणी होता है, तो वो जब भौम जल में मिल जाएगा तो वो भी आपका खारा हो जाएगा। अब तुम समरसेबल ऑन किए
पानी पीने के लिए पी लिए तो तुरंत वोमिटिंग उल्टी होने लगी। क्यों? क्योंकि आदत नहीं खारा जल पीने की, और आप खारा जल आ गया है आपके भौम जल में। और तो अब क्या होगा, अब कई चीज़ों में समस्या आएंगी, न उनसे कपड़े धो पाओगे ठीक से, न उनका सिंचाई में ज़्यादा प्रयोग कर सकते हो, पी तो बिल्कुल भी नहीं सकते हो, है ना। तो इस चीज़ को भी बचाना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर को हमको बराबर रखना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में, भारत के साथ ही विश्व की समस्या बन जा रही है। विश्व में दोहन भूमि जल का बहुत हो रहा है और उतना हम उसको भर नहीं रहे हैं, तो पूरे विश्व में तटीय क्षेत्रों में ये समस्या आएगी। और पूरे विश्व में जनसंख्या का जनघनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या का भाग कहाँ रहता है? तो तटीय क्षेत्रों में रहता है, तट के सहारे ही रहता है। भारत में भी तट के किनारे ही जनसंख्या का अधिक घनत्व है, अधिक लोग तट के किनारे ही रहते हैं पूरे भारत में। ठीक है, जो हम कहना चाह रहे हो समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पूरा इंडिया में एक फैक्चुअल इसको ले लेंगे। वैसे देखा जाए तो जनघनत्व तो सबसे ज्यादा दिल्ली में है। ठीक, भारत का जो मैदानी भाग है, जहाँ पे सुजलाम सुफलाम, जहाँ पर अच्छे अच्छे श्यामल खेत हैं, जहाँ पर अनाज है, अन्न है, और जहाँ पे अच्छा खाना मिल रहा है, सुविधा युक्त अनाज मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, तो ज़्यादातर लोग तो वहीं पे रहेंगे ना। तो जहाँ पर फर्टाइल रिवर वैलीज होती हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है पूरे विश्व में। इसीलिए जितना भी प्राचीन काल से जितने भी आपके सभ्यताएं विकसित हुई हैं, सब नदी उपजाऊ उर्वर नदी घाटियों में ही विकसित हुई हैं। चाहे वो नील की सभ्यता हो, चाहे दजला फराट यूफ्रेट टिग्रिस की हो, आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता हो, चाहे वो हुआंग हो नदी के किनारे चीनी सभ्यता हो, चाहे हमारी रबी और सिंधु के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता हो। तो सारी सभ्यताएं हमेशा नदी की घाटियों में ही विकसित हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मृदा होती है, सिंचाई की व्यवस्था होती है, अच्छे से आसानी से भोजन मिल जाता है। तो पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। तो पेट पूजा किए, उससे फुर्सत पाए तो दूसरे काम में लग गए, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो जब टॉपिक आएगा तो आगे इसको डिटेल में वहां बात करेंगे। अभी मुद्दे पे आते हैं। तो हमारा इशू क्या चल रहा था कि तटीय क्षेत्रों में जनघनत्व अधिक रहता है, लोग ज्यादा रहते हैं, तो उनको जल की उपलब्धता भी चाहिए, और जल की उपलब्धता में ज्यादा दोहन करेंगे तो वहां पर जल स्तर नीचे चला जाएगा। जल स्तर नीचे जाएगा तो समुद्री जल आपके भूमि जल में प्रवेश करेगा। जब समुद्री जल प्रवेश करेगा तो भूमि जल भी खारा हो जाएगा और वो आपके उपयोग युक्त नहीं रह जाएगा। इस समस्या से बचने के लिए सावधान, होशियार, पहले अपने भूमि जल को नीचे मत जाने दो, उसको ऊपर रखे रहो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतवर्ष में जो जल है, जल की उपलब्धता में ये जो समस्याएं आ रही हैं, इनको कैसे दूर करें। तो समस्याओं को दूर करने के लिए हमको पहले एक बिंदु पे जाना पड़ेगा। वो बिंदु क्या है? ये देखिए, इस चार्ट के माध्यम से, मैप में आपने देखा, अब चार्ट भी देखते हैं, और इनका प्रैक्टिस आपको अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी करना होगा। एक रफ मानचित्र की प्रैक्टिस करिए, उसको बनाइए, चार्ट ये सब भी बना दीजिए, नंबर खींचना है। ठीक, तो इस चार्ट में आप, इस बार डायग्राम में हम ये देखेंगे कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता और जनसंख्या में क्या संबंध है। ये जो है, ये आपका प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता वाई एक्सिस पे। ठीक, और एक्स, ये जो नीला वाला है, ये क्या आपको दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है जनसंख्या। ठीक, अब प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता
समय के साथ 1951, 1955, 1991, 2001, 2011, 2025, 2050, समय के साथ साथ आप देखेंगे कि प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कम होती जा रही है साथियों, और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके साथ एक और रिलेशन बनता है इनके साथ कि जितनी तीव्रता से जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी ही तीव्रता से प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता भी कम होती जा रही है। तो ये है दोनों का रिलेशन। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या समस्याएं आ रही हैं? जनसंख्या बढ़ रही है तो जल का दोहन, जल का उपभोग बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जनसंख्या बढ़ेगी तो हम अपने लैंड यूज पैटर्न में बदलाव लाएंगे, हम अपने भू उपयोग प्रतिरूप में बदलाव लाएंगे। उसमें क्या होगा? उसमें हमारे खेत बढ़ेंगे। जब खेत बढ़ेंगे तो हम वनों को काटेंगे, वनों को काटेंगे, साथ में तालाबों को बांटेंगे। गांव में आपने देखा होगा तालाब बांट बांट के खेत बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल खेत तो बढ़ गया, लेकिन दोस्तों नीचे वाले का क्या? जो पृथ्वी के नीचे जो जल जा रहा है उसका क्या? सतह पे जो जल एकत्रित हो रहा है उसका क्या? ये नहीं सोच रहे हो। ठीक, लेकिन सरकार सोची। ठीक, सरकार ने क्या सोचा? मनरेगा में गांव-गांव में तालाब खुदाई करवाई। क्यों खुदवाई? क्योंकि यह एक तरह से सोशल एसेट है, यह आपका एक सामाजिक परिसंपत्ति है। इससे पूरे गांव को लाभ होगा। कैसे लाभ होगा जरा सोचो जरा। तो तालाब हमने मान लो बना दिया। अब उस तालाब में जो जल एकत्रित होगा बारिश का, वो कुछ माह तक बना रहेगा। अब आपको सिंचाई करना है तो तालाब से दुबला से आप सिंचाई भी कर सकते हो। अब पैसे हैं, आपने लगा लिया, वहां पे एक मोटर ऑन किया, बिजली गांव-गांव तक पहुंची गई है, सिंचाई कर लिया। कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा सा दिमाग में आया कि भारत सरकार इस समय नीली अर्थव्यवस्था पे ज्यादा चर्चा कर रहा है, तो क्यों ना उसका उपयोग लिया जाए। हम जो है थोड़ा सा सब्सिडी भी पा जाएंगे, मत्स्य पालन भी उसमें शुरू कर दिया, एक रोजगार का अवसर भी क्रिएट कर दिया, खुद के साथ 2-4 और गांव वालों को वहां पे रोजगार दे दिया, एक आय का वैकल्पिक साधन हो गया, उनके जीवन यापन में वृद्धि हुई, थोड़ा सा जीवन स्तर में सुधार हुआ। साथ ही एक पोषकता की मात्रा भी उनके भोजन में बढ़ी। ठीक, इसके अलावा आपका ग्राउंड वाटर भी तो रिचार्ज हो रहा है साथियों। तो जो बगल में बूढ़े दादा का हैंडपंप पानी छोड़ दिया था, बेचारे खूब मेहनत करते थे, थक जाते थे, अब उनके हैंडपंप में तुरंत पानी भी आ जा रहा है। ये जादू कैसा हुआ? ये जादू हुआ मनरेगा के उस तालाब के कारण। मनरेगा के जो तालाब ने में आपने खोदा, मनरेगा के दौरान उसमें आपने तालाब को फिर से जीवित किया, खुदाई हुई तो वर्षा का जल उसमें संग्रहित हुआ। उस वर्षा के जल के कारण उस गांव का वाटर लेवल भी ऊंचा हुआ, जिससे जो ये समस्याएं आप सुनते होंगे, अगर गांव से संबंधित हो तो आप देखे भी होंगे कि हैंडपंप पानी छोड़ दे रहा है, हाँ, बोरिंग ट्यूबवेल पानी छोड़ दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधे सीधे वो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है और कुछ नहीं, समझ जाओ, नहीं तो अभी तो छोड़ ही रहा है, फिर एकदम से छूट जाएगा। उसके पहले सावधान हो जाओ, उसको भरो, अपने लेवल पे जो भी काम करो, अपने लेवल पे। ये पॉइंट पकड़ लो, आपके आंसर में काम आएगा। कैसे आएगा अभी लास्ट में देखते हैं। ठीक, तो प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में ही कम होती जाती है। लाइन आप पा गए। क्वेश्चन भी आ सकता है इसी पे, और आप नहीं आता है तो आप अपने वाक्य में इसको वर्णित भी कर सकते हो, अंडरलाइन कर देना। ठीक, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में ही घटती जाती है। जनसंख्या वृद्धि तीव्र हुई, प्रतिबद्ध जल उपलब्धता कम हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ नगरीकरण भी हम करते जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ाएंगे तो घर भी बनाएंगे, घर बनाएंगे, नई नई कॉलोनियां बनाएंगे, नए उद्योग बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम पक्का कर देते हैं, पूरा सड़क बनाएंगे, पक्की सड़क, घर बनाएंगे, पक्का घर। ठीक, कॉलोनी बनाएंगे तो वहां पे खाली जगह पे भी पक्का कर देंगे। अब ये जो पक्का आप कर दे रहे हो तो आप किसका मुंह बंद कर दे रहे हो? आप उस पृथ्वी के जहां से पानी रिस के नीचे जाता था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था, उसको भी तो आप ढंक दे रहे हो। तो कैसे नीचे जाएगा पानी? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो भूमि जल
नहीं भर पाएगा। ठीक, तो भूमि जल के भरने में हम कई अवरोध भी पैदा करते जा रहे हैं, जिसके पीछे कारण क्या है? हमारी बढ़ती जनसंख्या, हमारा एक विकास की राह पे जो हमने छद्म एक बना लिया कि जीवन शैली का एक उदाहरण ले लिया। ठीक, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में यही आपके लिए समस्या का कारण बनेगा। तो ठीक है, आप पक्के घर में रहिए साथियों, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो करिए, पक्का कर दो, लेकिन जो छत पे पानी गिर रहा है उसको पाइप के माध्यम से किनारे ले जा गड्ढा बना के वहां तो उसको डाल दो, ताकि जो आप ऊपर बंद किए हो मुंह उसका एक स्रोत दे दो, नीचे पानी जाने तो दो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन। ठीक, वर्षा जल संचयन, इसका तात्पर्य क्या होता है कि वर्षा की मात्रा, वर्षा जो होती है उसकी एक मात्रा को हम संचयित कर लें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक, बहुत जरूरी है। तो इससे हमको क्या पता चला कि हम अपने जीवन स्तर में बदलाव के साथ, अपने विकास के मार्ग पे आगे बढ़ने के साथ साथ हम कहीं न कहीं जल के उपलब्धता पे भी एक संकट लाते जा रहे हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दो है। पहला, भूमि जल भरने में दिक्कत आती है। दूसरा, हम जो सतही जल है उनको प्रदूषित कर देते हैं। कैसे? एक तो हमारा जो घरेलू कचरा है, नालियों के माध्यम से जाता है, मल अवशिष्ट वगैरह, ये जाके नदियों तालाबों में जाता है। दूसरा, जो हमारे लिए उद्योग भी बढ़ेंगे तो उद्योग से निकलने वाले कचरे बिना उनको रिसाइकिल किए हम डाल दे रहे हैं नदियों में, तालाबों में, सागर में। तो कहीं न कहीं से यह सब एक प्रदूषक जो मिल जा रहा है नदी में, यही प्रदूषण का कार्य करता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की मांग को बढ़ा देता है। BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उस जलीय क्षेत्र का बढ़ा देगा। अब वो जलीय क्षेत्र में जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक, और साथ ही साथ इतना ज्यादा उसमें प्रदूषण कर दोगे कि उसकी जो वहन क्षमता है, कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता, किसी तालाब या नदी का वहन क्षमता होता है, कैरिंग कैपेसिटी, कि कितने मात्रा में वो प्रदूषक को रह सकता। तो वहन क्षमता में कमी आती जा रही है, BOD में कमी आती जा रही है, जिसके कारण वह जलीय क्षेत्र धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? प्रदूषित होते होते मृत हो जाएगा और वहाँ का इकोसिस्टम भी डैमेज हो जाएगा। ठीक, और आपका एक जल का संसाधन में कमी आ जाएगी। तो इन कारणों के पीछे जो आपका एक स्वीकार करना पड़ेगा, आपको आंसर में लिखना भी पड़ेगा कि विकास के राह में मानव का अविवेकीय व्यवहार, अविवेकी व्यवहार। ठीक है, अब इसके अंदर आप सब चीज लिख सकते हो कि वनों का काटना, उनके स्थान पर पुनः उनसे ज्यादा वन न लगाना। ऐसा क्यों? क्योंकि वन हमने काट दिया, ठीक है, 100 पेड़ हमने काटा, अब मान लो हमने 100 पेड़ लगा भी दिया, तो साथियों ध्यान देना, 100 पेड़ जो आपने काटा वो बड़े बड़े पेड़ थे, दरख्त थे, ठीक, और जो 100 पेड़ आपने लगाया वो तो पौधे हैं, सैपलिंग्स हैं। तो कहाँ एक बड़ा वृक्ष कितनी बड़ी मात्रा में अपनी जड़ों से जल को रोकता था और जल को नीचे भेजता था, ठीक, और कहाँ ये छोटे पौधे, ये कैसे रोक पाएंगे? तो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो आप जितना पेड़ काटिए उनसे ज्यादा पेड़ लगाइए, तब आप थोड़ा सा प्रकृति के साथ एक न्याय करेंगे। ठीक है, निर्वनीकरण हो गया। नगरीकरण बढ़ने से क्या होगा कि हम जो जलीय क्षेत्रों पे एक प्रकार से अतिक्रमण करते हैं, ठीक, इनमें वृद्धि हो गई है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि होने से हम तालाबों आदि पे का अतिक्रमण कर लिए, तालाब वगैरह बराबर कर दिए, खेत बना लिए। इन सब समस्याओं से क्या हो रहा है कि आपके जल संसाधन में ह्रास आ रही है, कमी आ रही है, ठीक, और प्रदूषण आदि माध्यमों से हम उनका निम्नीकरण कर दे रहे हैं। निम्नीकरण क्या होता है साथियों? किसी
संसाधन के किसी चीज की गुणवत्ता में कमी आना, उसकी गुणवत्ता में कमी आना, जैसे बीओडी कम हो गया, निम्नीकरण हो गया। ठीक, निम्नीकरण शब्द को प्रयोग करना पड़ेगा आंसर में, निम्नीकरण कर देते हैं। इनका उपाय क्या है? ठीक है, हमने जो किया तो किया, अब क्या करें? क्वेश्चन आएगा कि जल संसाधन चक्रीय होते हुए भी, जल संसाधन चक्रीय होते हुए भी समस्याग्रस्त है। टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे जल संसाधन चक्रीय है, चक्रीय है क्योंकि वाटर साइकिल आप बचपन में पढ़े ही होंगे। वाष्पीकृत होता है, फिर वर्षा से पानी नीचे आता है जमीन पे, फिर वो बहते हुए सतह से, नीचे से भूमि जल से फिर समुद्र में जाता है, तो चक्रीय है। होते हुए भी समस्याग्रस्त क्यों है? कि चक्रीय है, ठीक है, लेकिन सीमित भी तो है दोस्त। जल संसाधन सीमित है और उसमें भी शुद्ध जल, उसमें भी आपका जो उपयोग में लाने वाला जल है, जो पृथ्वी के टोटल जल का मात्र 1% है जो आप उपयोग में लाते हैं, यह तो और सीमित हो गया। अब इस छोटे से 1% सीमित जल के प्रतिशत में अगर आप इसको कंटेमिनेट कर दे रहे हैं, इसका निम्नीकरण कर दे रहे हैं, इसको प्रदूषित कर दे रहे हैं, तब सोचो क्या होगा। समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाती है कि ठीक है, पृथ्वी नीला घर है, नीला ग्रह है, ढेर सारे जल हैं, ठीक, आपका 71% पार्ट पे जल है, बहुत चक्रीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, सारी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रकाश आंसर में अपने कहाँ देना पड़ेगा कि ये चक्रीय संसाधन सीमित है, ये नवीकरणीय संसाधन सीमित है, और उस सीमित संसाधन को हम दूषित करते जा रहे हैं, उसको हम खराब करते जा रहे हैं, उसको उपयोग योग्य नहीं छोड़ रहे हैं, और हम उसको कम करते जा रहे हैं। ठीक, अपने जो हमको उपयोग में आने वाला जल संसाधन है उसको हम कम करते जा रहे हैं। ये है मेन मुद्दा। अब जब अगला टॉपिक आएगा कि हम जल का संरक्षण कैसे करें, फिर अगला टॉपिक आएगा कि जल का प्रबंधन कैसे करें, फिर अगला टॉपिक निष्कर्ष। इन सब जगह इसी बिंदु को आगे बढ़ाना होगा कि ये सीमित संसाधन को हम जो कंटेमिनेट कर रहे हैं, इसको हम जो खराब नष्ट कर रहे हैं, ये सीमित संसाधन है, इसलिए समस्या है। तो सीमित है, तब क्या करें बच्चे? अब उसमें हम क्या करेंगे कि इस सीमित को जो हमने दूषित किया उसको हम पुनर्चक्रण करें। क्या शब्द निकल के आया? उपाय में पुनर्चक्रण। रिसाइकिल। क्यों करें ऐसा? क्योंकि यह संसाधन सीमित है, असीमित नहीं है, भले नवीकरणीय लेकिन सीमित है। अगर आप शुद्ध जल को खराब कर दे रहे हो तो फिर से शुद्ध जल उतना नहीं पैदा हो पाएगा। इसीलिए आपने जो गंदा किया पानी, उसको पुनर्चक्रण करो, उसको फिर से रिसाइकिल करो, उसको फिर से हम यहाँ पर अब आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आ जाएगा। जैसे जो घरेलू कचरे होते हैं, घरेलू जल जो अवशिष्ट निकलता है, उसको नदियों में डालने के पहले उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक, इससे क्या होता है कि हम खाद तो उसमें से जो अवशिष्ट हुआ वो खाद के रूप में प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो जल अब हम नदी में डालेंगे वो ट्रीटमेंट करके डालेंगे, या हो सकता है वो ट्रीटमेंट करके अन्य उद्योगों में हम भेज दें, नदी में न डालें, तो ये एक बेहतर विकल्प होगा। जो हमारा उपयोग हो चुका जल है उसको हम फिर से कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं? उसको हम फिर से आपके पेयजल के अलावा उपयोगों में पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि गाड़ी धुलना, जैसे कि सिंचाई, जैसे कि बागवानी, जैसे कि उद्योग। ठीक, इन सब जगहों पे हम एक बार उपयोग किया जा चुका जल को फिर से पुनः चक्रण करके उपयोग कर सकते हैं, रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट करके उपयोग कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। ठीक, तभी तो हम अपने पेयजल संसाधन पे बढ़ने वाले दबाव को भी कम करेंगे और उनकी उपलब्धता को हम बनाए रखेंगे। दूसरा चीज, जल संभर विकास। जल संभर विकास ये क्या है भाई? जल संभर क्या होता है?
वाटरशेड, वाटरशेड डेवलपमेंट या वाटरशेड मैनेजमेंट। तो जो जल के एक अपोहा क्षेत्र होता है, उस जल के अपोहा क्षेत्र में अगर हम तालाब, छोटे छोटे कूप, हाँ, अपने भूमजल को फिर से भरने के लिए कई माध्यम उपयोग में लाएं और सतही जल के प्रयोग के लिए हम तालाब आदि पोखरों का निर्माण करें, और साथ ही इसमें अन्य सामाजिक उपयोग की चीजें लाएं, जैसे कि इसमें वनीकरण कर लें, ठीक, इनके अगल बगल सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वनीकरण कर दें, जिससे वहां के समुदाय को पूरी तरह लाभ होगा। तो इससे न केवल प्रकृति का संरक्षण होता है बल्कि समुदाय का भी संरक्षण होता है, समुदाय के सामाजिक आर्थिक लाभ में वृद्धि हो जाती है जल संभर विकास से। तो जल संभर एक बहुआयामी, बहुउपयोगी एक उपाय है साथियों। इसको आप कई जगह उपयोग कर सकते हैं। जल संसाधन में आप कर ही रहे हो, इसको आप आने वाली मृदा संसाधन, वनस्पति संसाधन में भी उपयोग कर सकते हो। और एक इंटीग्रेटेड जो विकास होता है उसमें एक इसको बहुत अच्छी मात्रा में कर सकते हो। भारत में कई जगह पर इनका उपयोग हुआ है और काफी उसमें लाभ देखने मिला है, लेकिन अन्य जगहों पर भारत में अभी यह प्रारंभिक दौर में ही है जल संभर विकास, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। रालेगांव सिद्धि आपने नाम सुना होगा। रालेगांव सिद्धि में ग्राम के लोग ही मिलके वहां पर उसको, गांव को न केवल जल समस्या से मुक्त किए बल्कि उसको विकसित भी किए, और मद्यपान की आदत से वहां के ग्रामीण युवा को निजात भी दिलाया था। और वहां पर जब ये जल संभर विकास हुआ तो वहां पे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया जो कि क्वेश्चन में यूपीएससी कभी बना सकता है कि जल संभर की लागत का समाजीकरण कर दिया गया। ध्यान देना, जल संभर की लागत का समाजीकरण कर दिया गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जल संभर बनाने के लिए अगर तुम लेबर कॉस्ट लगाते तो उसमें पैसा देना पड़ता। अब गांव के लोग मिलके श्रमदान के माध्यम से अगर बना दिए, मतलब चेक डैम्स को अपने से रिपेयर कर दिए, तालाब की खुदाई स्वयं कर दिए, अन्य चीजें जो करना हुआ, पेड़ पौधे लगाना हुआ, तालाबों को व्यवस्थित करना हुआ, इन चीजों को अपने से कर दिए श्रमदान से, तो हमने पैसा नहीं दिया बल्कि हमने क्या किया, अपने समाज के माध्यम से विकसित कर दिया। तो इसको कहा गया कि जल संभर की लागत को समाज का समाजीकरण कर दिया गया। ठीक है ना, ध्यान देना इसको। मान लो क्वेश्चन कभी आया यूपीपीएससी में या यूपीएससी में, तो मतलब समझे रहोगे। अगर शब्द लिख दिया कि रालेगांव सिद्धि से उठाया गया यह वाक्य बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है, और अंडरलाइन कर दिया रालेगांव सिद्धि, एक नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि ये वहीं से जुड़ा हुआ चीज है। ठीक, जल संभर विकास होता है। इसके बाद अगला रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपका वर्षा जल संचयन, जो अभी हमने बात किया था। वर्षा जल संचयन ये कहाँ पे आवश्यक है? वर्षा जल संचयन है साथियों, आपके नगरीय क्षेत्र की बात हो गई। नगरीय क्षेत्र में वर्षा जल संचयन ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। वहां पर कॉलोनी वगैरह जो बनती है वहां पर इसको एक तरह से मैंडेटरी कर देना चाहिए, आपको नियम बना देना चाहिए कि जो नई कॉलोनी जो भी विकसित होंगी, नए घर जो भी विकसित होंगे, वहां पे किसी न किसी मात्रा में कम ज्यादा आपको जल संचयन करना होगा। तमिलनाडु में यह है, तमिलनाडु में मैंडेटरी है कि वहां पर आपको वर्षा जल संचयन करना ही होगा। ठीक है, और चेन्नई अभी हाल में न्यूज में आपने सुना है कि जहां पर जल खत्म होने वाला पहला जिला कौन हो गया, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जल समाप्त हो गया है, भूमजल, वो है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ठीक, करंट में क्वेश्चन आ सकता है, और इस पॉइंट से आपका जल संसाधन पे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, भूमि जल संसाधन पे। ठीक, तो ये जो उपाय हैं यही संरक्षण के उपाय हैं, और आपके प्रबंधन में भी यही उपाय हैं। प्रबंधन में साथियों हम दो तरह के उपाय ला सकते हैं। एक तो आपका लघु समय के लिए शॉर्ट टर्म जो प्लान होता है, और एक दीर्घ अवधि के प्लान जो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। तो दीर्घ अवधि वाले प्लान कौन होंगे? जो एक बड़ी मात्रा में धन लेंगे, जो एक समय की भी मात्रा अधिक लेंगे। जैसे कि हम शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र में जो रहते हैं तो यहाँ पर वाष्पीकरण का दर अधिक है।
फिर शुरुआती उसमें चले गए, जलवायु और वर्षा उपलब्ध, जलवायु और जल संसाधन की उपलब्धता, ठीक, क्लास की शुरुआत जहाँ से हुई थी, तो फिर वहाँ पे वापस आइए। तो भारत में भी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र की अधिकता है। यहाँ पर सिंचाई का साधन हमने नहरों को बनाया है, जैसे कि पश्चिमी भारत का क्षेत्र, तो यहाँ पर जो नहरें हैं इनसे वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक, इससे जल की मात्रा नहरों में कम हो रही है, जो वेस्ट जा रहा है हमारा। साथियों, अगर 4000 मीट्रिक हम अगर जल की उपलब्धता वार्षिक भारत में देखते हैं, तो उसमें 1500 यूनिट आपका बह के समुद्र में सीधे सीधे चला जाता है और 700 यूनिट वायुमंडल में चला जाता है। तो हमको इन 700 यूनिट वायुमंडल में जाने वाले को रोकना है और इन 1500 बह जाने वाले को रोकना है। ये दीर्घ अवधि के योजनाओं में रहेंगे। तो वायुमंडल में जाने वाले को कैसे रोक रहे हैं? जो नहरें खुली हैं उनको ढक दो, नहरों को ढक दो। राजस्थान में कुंड आप सुने होंगे, कुंड, राजस्थान घूमने जाएंगे तो वहां कुंड देखेंगे। वहां पे क्या होता है कि उसको भूमि के नीचे एक ढका हुआ कुआं रहता है, ठीक, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण ना हो, ताकि ज्यादा दिन तक पानी रहे। तो नहरों पे भी यही करना चाहिए। नहरों के ऊपर और बढ़िया उपाय है, जो हो भी रहा है, नहरों के ऊपर सोलर पैनल लगा देना चाहिए। तो नहरों के ऊपर सोलर पैनल लगाने से क्या होगा, अगल बगल जगह भी बची रहेगी। मान लो सफाई करना है, ड्रेजिंग करना है, तो जा भी सकते हैं उसमें आपके लेबर्स। और सोलर पैनल जो ऊपर लग गया है उससे विद्युत भी आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। नहरों की दीवार का कंक्रीट बना देना, इससे आपका जल इधर उधर नहीं भटकेगा। इसके साथ ही अगर हम सामाजिक चेतना विकसित कर दें, लॉन्ग टर्म प्लान की बात कर रहे हैं, सामाजिक चेतना विकसित कर दें कि हमको अपने परस्पर क्षेत्रों में, अपने अपने क्षेत्रों में हमको जल संभर का विकास करना है और अपने व्यक्तिगत घर में किसी न किसी मात्रा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन करना है, ठीक। तो हम एक क्रांतिकारी इसमें परिवर्तन देख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, जो लघुकालिक उपाय हैं, लघुकालिक आपकी योजनाएं हैं, उसमें क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले प्रदूषण का जो प्रदूषण हम फैला रहे हैं इसको तुरंत से रोकना होगा, तुरंत से। इसके लिए न केवल सामाजिक बल्कि इसमें प्रमुख रूप से आपके कानूनी और राजनीतिक कारण ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कानूनी और राजनीतिक जो फैक्टर्स हैं वो इस पे ज्यादा प्रभावी होते हैं। कैसे बच्चों? अगर राजनीतिक विल है, पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तभी एक मजबूत कानून आएगा जिसपे प्रदूषण को रोकने के लिए, चाहे वो जल प्रदूषण हो, नदियों में तालाबों में जो हम सीधे बिना ट्रीटमेंट के डाल रहे हैं उसको रोकना हो, ठीक, नियम तो है, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भी है, जल नीति भी है, सब है, लेकिन उपयोग में नहीं, उसको हम इम्प्लीमेंटेशन, उसका हम कार्यान्वयन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी नहीं है, ठीक। और दूसरी चीज, जो हमारे कानून हैं वो भी कायदे से पालन नहीं हो पाते, उनमें भी लूप होल्स कुछ रहते हैं जिनका उपयोग करके ये उद्योगपति अपने खर्चे को बचा लेते हैं और ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिससे जल जो जलीय आपके पिंड हैं, जलीय बॉडीज हैं, इनके प्रदूषण का कारण बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए क्या करना होगा? इसको रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ कानून का कानूनी रूप से क्रियान्वयन को भी बढ़ाना होगा, ठीक। नहीं तो नहीं, नदी में डायरेक्ट कोई नहीं डाल सकता, ठीक। जो डालेगा उस पे पूरी फैक्ट्री बंद करवा दो, कोई सुनवाई नहीं हो। इस तरह से अगर होगा तो एक दो उदाहरण के बाद लोग ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे, उसके बाद सीधे कोई मलबा नदियों में तालाबों में नहीं भेजेगा। दूसरी चीज साथियों कि जो लघु टर्म है इसमें पुनर्चक्रण आदि को अधिक बल देना होगा, ठीक है। नहीं तो आप देखने लगे होंगे, चाहे आप दिल्ली में रहते होंगे, वहां भी आप 20 लीटर वाला डिब्बा मंगाते होंगे। प्रयागराज हुआ, कानपुर हुआ, जयपुर हुआ, हर जगह 20 लीटर वाला डिब्बा आने लगा है। कहीं भी आप डायरेक्ट पानी नहीं पी पा रहे हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है ना कि आपने अपने पेयजल को सीमित कर दिया है। पेयजल को आप
ज़्यादा उपयोग कर रहे हो, नहाने के लिए भी, सिंचाई के लिए, सब चीज़ के लिए उसी को यूज कर रहे हो, तो पेयजल की मात्रा में भूमिजल में कमी आ रही है, तो भूमिजल प्रदूषित होता जा रहा है। भूमिजल अब उतना शुद्ध नहीं रह गया है। उसको कैसे बनाओगे, बचाओगे? उसको इसी प्रकार से बचा सकते हो कि भूमिजल को केवल पीने के लिए मुख्य रूप से रखा जाए। जो राष्ट्रीय जल नीति 2002, राष्ट्रीय जल नीति, नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सबसे पहली प्राथमिकता किसको देनी है? सबसे पहली प्राथमिकता बच्चों देनी है पेयजल को। इसमें कहा गया कि पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर को प्रथम प्राथमिकता देनी है। पेयजल को प्रथम प्राथमिकता देनी है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में स्पष्ट कहा गया है। तो पेयजल को प्राथमिकता दोगे तो इसका मतलब कि जो अन्य जल हैं, जो आप एक बार उपयोग कर चुके हो, दोबारा उन्हीं का उपयोग करिए। और इसके साथ ही आप अन्य सामाजिक जो एक उपाय होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, पोस्टर हो गया, निबंध प्रतियोगिता हो गया, इन सब माध्यमों से आप बच्चों में ऐसा एक नया कल्चर, एक नया संस्कृति विकसित करिए कि जिसमें वो जल का कुप्रबंधन कहीं भी देखें तुरंत उस पर कार्रवाई करें, जल का प्रबंधन करना सीखें। जैसे कि उदाहरण के लिए, नल कहीं बह रहा है, कोई बच्चा स्कूल से लौट रहा है, अगर वो देखेगा कि टोटी खुली है, वो तुरंत जाए उसको बंद कर दे। इस तरह का चीज अगर कल्चर डेवलप हो गया, तब फिर समझिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन चीजों को संभाल पाएगी। अन्यथा उनके लिए बचेगा ही नहीं जल, तो कैसे काम चलेगा? इस तरह से हम अपने जो भी प्रश्न आएगा या टॉपिक का जो एक निचोड़ देंगे, निष्कर्ष देंगे, उसमें क्या लिखेंगे? उसमें यही लिखेंगे या इससे मिलता जुलता आप और अच्छा लिख सकते हैं? लिखिएगा, लिख के दिखाइएगा कि इस चक्रीय और नवीकरणीय जल संसाधन की एक आधारभूत समस्या है कि यह सीमित है, और सीमित होने के नाते ही यह समस्या ग्रस्त है। ठीक, सीमित है इसलिए समस्या है, जिसके लिए सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर फला कार्य किए जा रहे हैं या कार्य किए जा रहे हैं। उनमें से एक आध कुछ आपको ओरिजिनल हो तो उनको अलग से मेंशन कर दीजिए, जो आपने देखा हो न्यूज़पेपर वगैरह में, करंट में कोई ऐसा एक केस स्टडी निकला हो, ये ज़्यादा काम करेगा आपको। ठीक, करंट से इसको जोड़ देंगे तो, जैसे आंध्र प्रदेश का नीरू मीरू परियोजना, जैसे केंद्र सरकार की हरियाली परियोजना। ठीक, ये सब परियोजना एक उदाहरण है, ये या रालेगाम सिद्धि का ही उदाहरण दे दीजिए। ठीक, और लास्ट में हमें अपने नई पीढ़ी में यह कार्य संस्कृति विकसित करनी होगी कि वह जल का महत्व समझें और जल के कुप्रबंधन को अपने स्तर पर तुरंत रोकें, जिससे जल संसाधन संरक्षित हो सके और इसका संपोषणीय विकास सुनिश्चित हो सके। ठीक, तो जल संसाधन संरक्षित हो सके तभी अगली पीढ़ी को मिलेगा, तो वो क्या हो गया? जल संसाधन का संपोषणीय विकास हो गया। तो जल संसाधन का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल यूज कैसे करोगे? जब आप तो बचाओ ही, आप उसकी मिसयूज को रोको ही, आप जो इसका सप्लाई डिमांड का गैप बढ़ता जा रहा है इसको कम करो। ठीक, वाटर को फिर से रीयूज करते रहो, उसको फिर से ट्रीटमेंट करके यूज करो, तो जो गैप बढ़ा रहे हो ये कम होगा। गैप कम होने के साथ अगर आप अपनी नई पीढ़ी के अंदर ये संस्कृति विकसित कर दे रहे हैं तो ये गैप और कम हो जाएगा। जब आपकी पीढ़ी और वाटर अवेलेबिलिटी, आप अभी हमने चार्ट में देखा था, जनसंख्या बढ़ने के साथ बहुत तेजी से गिरती है जो वाटर अवेलेबिलिटी, यह एक बराबर के लेवल पर रहेगी, तो यही संपोषणीय विकास होगा साथियों। ठीक, स्वच्छ पेयजल जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी एक भाग है, नीति आयोग इस पे विशेष बल देता है। तो स्वच्छ पेयजल तभी आपको प्राप्त हो पाएगा जब इसके लिए बचा रहेगा, और बचाने का कार्य केवल सरकार का नहीं है,
बल्कि पूरे समुदाय का और प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का और उसके आने वाले पीढ़ियों का, उन सब का इसमें योगदान आवश्यक होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक सोच विकसित करिए। मेंस का आंसर केवल आप फैक्ट पे नहीं लिख सकते। फैक्ट पे क्या लिखोगे कि 71% जल है, जिसमें से आपका जो है खारा जल है, स्वच्छ जल इतना है, स्वच्छ जल में आपका सर्वाधिक हिमनद में है। ठीक, अब भारत में 4% वर्षा का, विश्व की वर्षा का 4% जल भारत को मिलता है। ठीक है, तो केवल फैक्ट के आधार पे नहीं आंसर लिख सकता। इससे क्या समझ में आ रहा है जल के महत्व का? तो यहाँ पे उल्टा हो गया ना। तो अब उसको समझाना पड़ेगा फैक्ट के आधार पे भी कि यद्यपि हम 4% वर्षा का जल विश्व का प्राप्त करते हैं, परंतु हमारी जनसंख्या भी तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक है, जिस कारण से पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में काफी कमी देखी जाती है और यह 1000 के समीप पहुंच रही है। और जिस दिन 1000 मीट्रिक टन उपलब्धता पे हम आ गए, हम जल संकट में चले जाएंगे साथियों। और जल संकट के साथ एक जुड़ी हुई चीज और आप जान लीजिए कि जल संकट सिविल अनरेस्ट को भी पैदा कर देता है, नागरिक समस्याओं को भी पैदा करता है, समाज में उथल पुथल ला देता है जल संकट। पानी के लिए लोग लड़ मरेंगे, पानी के लिए राज्य लड़ जाते हैं। रिवर वाटर डिस्प्यूट आप सुन चुके हो, रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी बन गया है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, इसको कमेंट करके बताइएगा। तो जिस प्रकार से राज्य लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से देश लड़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान में सिंधु घाटी समझौता हुआ, सिंधु नदी समझौता, ठीक, अमेरिका, यूएसए और मैक्सिको में रियो ग्रांडे को लेकर विवाद चल रहा है, तो अभी ही देश लड़ने लगे हैं। तो इसीलिए कहा जाता था कि तीसरा विश्व युद्ध जल को लेकर हो सकता है। अभी भी संभावना बनी है, क्योंकि यूक्रेन और रसिया में तो तीसरा विश्व युद्ध हुआ नहीं प्रारंभ, इसलिए जल को लेकर, जल संकट को लेकर तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो प्रश्न अगर आया, जल संकट सामाजिक संकट को पैदा कर सकता है या जल संकट राजनीतिक संकट का एक कारण बनता जा रहा है, स्पष्ट करिए। तो आप क्या करेंगे, राज्य देशों का हवाला देते हुए आंसर लिखेंगे। ठीक है साथियों, कुल मिलाकर जल संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसका कोई मुकाबला नहीं है साथी। अब अगर जल ही न रहा तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं रहेगा। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जल है। एकमात्र ऐसा ग्रह, अब तक के ज्ञात ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल तरल मात्रा में भी है और इसलिए यहाँ पर जीवन है। तो जीवन को बचाना है तो जल को बचाना है। थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद 10 मिनट हमको आप दीजिएगा, वीडियो बंद करने के बाद 10 मिनट दीजिएगा। अब सोचोगे कि बंद करने के बाद कैसे देंगे, वैसे इतनी देर से दे रहे हैं तो देना। उसमें करना क्या, वीडियो बंद कर देना, शांत मन से आप बैठना और सोचना जो बातें हुई, जल का महत्व और जल को बचाने के लिए और आप क्या कुछ ओरिजिनल विचार ला सकते हैं कि ऐसे कुछ मौलिक टाइप के उपाय सोचिएगा जो कि हमने डिस्कस ना किया हो। ठीक, तो उनको एक कॉपी में नोट कर लेना और इस वीडियो से जो चीजें पाए इनको नोट कर लेना और अपने व्यक्तिगत उपायों, जो मौलिक उपाय आपके विचारों में आए हों, उनको नोट कर लेना। ठीक, इससे क्या होगा, आपकी मुख्य परीक्षा की एक सही तैयारी प्रारंभ हो जाएगी और आप देखिएगा कि जब भी आप मुख्य परीक्षा देंगे इस साल या अगले साल, आप जरूर सफल होंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल अन्य संसाधनों के साथ, तब तक लिए नमस्कार।